Warm welcome, dear students. Today we are starting very important topic of properties of mechanical properties of liquids. Topic is viscosity, equally important for your school exam as well as your competitive exams. So to begin the topic, एक केस है बेटा अपने पास water being poured into another beaker. एक केस है बेटा जिसमें हम एक ओलिव ऑयल को एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, और लास्ट केस है हनी गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द अदर बीकर. अच्छा, क्या सभी का फ्लो एक ही जैसा है या कुछ फर्क है इनमें? फर्क है. कौन सा सबसे स्लो फ्लो करता है? सर हनी. बिल्कुल सही है बेटा. तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है विस्कोसिटी. बट विस्कोसिटी को डिस्कस करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी. वो बैकग्राउंड इज, हमें अब जो टॉपिक शुरू करने हैं ना, आगे जो भी आएंगे अब, उस पार्ट को हम ना हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं. पीछे जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में, उसमें जो लिक्विड थे, गैसेस थी, वो स्टैटिक थी. सरफेस टेंशन जैसे एक बीकर में पानी रुका हुआ था, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स. अभी डायनेमिक्स मतलब ये फ्लूइड जो है ना वो मोशन में आ गए. तो लिक्विड्स का जो मोशन है, गैसेस का जो मोशन है, या शॉर्ट में कहे फ्लूइड्स का जो मोशन है, उसका जो ब्रांच डील करती है फिजिक्स की, लिक्विड्स के गैसेस के फ्लो को, उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स. और तीन तरह के फ्लो हम डिस्कस करेंगे. वन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड फ्लो. ये फ्लो आपको मिलेगा पाइप्स में. जैसे आपका जो घर के अंदर जो आपकी वाटर सप्लाई है ना, उसमें जो पाइपलाइन बिछी हुई है, पतला पाइप, या कई बार एक पाइप लगा के आप अपने बाहर लॉन को, प्लांट्स को पानी देना शुरू कर देते हो. उस तरह के पाइप्स में जो फ्लो होगा, उसके लिए वर्ड यूज करना है स्ट्रीमलाइन. अच्छा, वैसे आपको स्ट्रीमलाइन का ग्रामेटिकल मीनिंग भी पता होगा, जो पूरा वेल अरेंज्ड होता है. जैसे जब बच्चे ना मॉर्निंग असेंबली में आते हैं, तो उस टाइम वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में होते हैं, है ना. और जब छुट्टी हो जाती है ना बेटा, फिर कोई लाइनें नहीं बनती, फिर कोई भी किधर भी भागता है. उसके लिए नाम है टर्बुलेंट फ्लो, वो भी अभी डिस्कस करेंगे. स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है, इसकी खासियत ये है कि ये ऑर्डरली फ्लो है, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो एक पॉइंट को क्रॉस कर गए ना, वो जो रूट पाथ फॉलो करेंगे, और जितनी जितनी वेलोसिटी से वो डिफरेंट पॉइंट्स को क्रॉस करेंगे, उसके पीछे आने वाले भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नंबर वन सेम पाथ के थ्रू जाएंगे, उसी रास्ते के अलॉन्ग जाएंगे, और उनकी भी वेलोसिटी रास्ते में वही वही होगी. जैसे आप एक जर्नी करते हो ना, आप जब चंडीगढ़ में एक राउंड अबाउट से दूसरे राउंड अबाउट की ओर जाते हो, तो पहले राउंड अबाउट से बेटा जैसे ही आप बाहर आते हो ना, तो आप अपना एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं. अगला राउंड अबाउट आने तक बेटा फिर स्पीड को डाउन भी करना पड़ता है. तो माय पॉइंट इज, जैसे रोड पे मान लो 3 लेन्स हैं, तो जो कार्स इस लेन में जाएंगी वो एक रूट फॉलो करेंगी. उनकी यहाँ पे सभी की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर थी, बट राउंड अबाउट पे पहुंच के 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी. इसी तरह से जो कार्स यहाँ पे चल रही थी, उनको ऐसे एक रूट फॉलो करना है, और जो कार्स यहाँ पे चल रही थी उनको भी ऐसे एक रूट फॉलो करना है. इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो. कई बार हम कहते हैं ना, ट्रैफिक वाज स्ट्रीमलाइंड. आई विजिटेड सो एंड सो कंट्री, ट्रैफिक वाज सो स्ट्रीमलाइंड कि पहुंचने में टाइम ही नहीं लगा. स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तो बेटा उलझ जाएगा सारा कुछ, है ना, निकलने के रास्ते ही नहीं मिलेगा. तो उसी तरह से जो ऑर्डरली फ्लो होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो एक पॉइंट को क्रॉस करेंगे,
वो नंबर वन सेम पाथ फॉलो करेंगे और सेम सेट ऑफ वेलोसिटीज। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर थी ना एक कार की, जो पीछे आ रही है उनको भी जब यहाँ पहुंचना है सबकी 60 स्पीड हो जाएगी, जब यहाँ पहुंचेंगे सबकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर मैं डायग्राम से और इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के ना पाथ्स हैं, इन पाथ्स को ही स्ट्रीमलाइंस कहते हैं और कई स्ट्रीमलाइंस को मिला के बनता है पाइप ऑफ फ्लो, उसको पाइप ऑफ फ्लो कहते हैं। चलिए अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जो मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे मैंने उनको ब्लू कलर से दिखाया, वो नंबर वन सेम रूट फॉलो करेंगे इस तरह से। जो ग्रीन वाले हैं वो इसी लाइन के लॉन्ग जाएंगे, जो रेड वाले निकलेंगे उन सबको एक ही लाइन के लॉन्ग जाना है। तो नंबर वन पाथ फॉलोड इज सेम। नंबर टू, अगर ब्लू वाला जो है ना उसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी 20, यहाँ पे थी 18 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लेटस से थी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे ना उन सबकी वेलोसिटी यहाँ पे 20, यहाँ पे 18, यहाँ पे 16 होगी। तो सेम सेट ऑफ वेलोसिटीज का मीनिंग होप के समझ आ गया होगा। तो ऐसे एक पाथ को, जो ऐसे एक लाइन बनी हुई है या जो ब्लू लाइन यहाँ पे बनी हुई है, इसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। चलो एक बार ना डायग्राम और जो टेक्स्ट है वो नोट डाउन करिए। चलिए अब एक सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्लो, उसके पहले एक ना हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस डिस्कस करनी है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टीज है, नंबर वन, स्ट्रीमलाइंस को ना किसी भी जगह पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, वो उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रीमलाइंस को किसी भी जगह अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे वो टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। सेकंड, जो स्ट्रीमलाइंस की डेंसिटी है, यानी स्ट्रीमलाइंस कितनी पास पास में है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। मान लो एक पाइप हो बेटा, यहां से थिक हो और आगे से थिन हो, तो एक स्ट्रीम लाइन तो बना दी मैंने बेटा, ये 4 बना देता हूं, एक और बना दी, एक और बना दी और लास्ट में एक और बनाई बेटा, ये अपनी स्ट्रीम लाइन है। तो स्ट्रीम लाइन को किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो करता है। ये वेलोसिटी किधर को है, ये v का डायरेक्शन है, टेंजेंट से आएगा। सेकेंडली जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब यहाँ पे पर यूनिट एरिया स्ट्रीमलाइंस का नंबर है कम, और यहाँ पे छोटे से एरिया में 4 स्ट्रीमलाइंस हैं। यहाँ पे जो डेंसिटी है ना स्ट्रीमलाइंस की वो ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी जो है v2 है अगर, और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। वैसे भी आप जानते हैं ना, एक पानी का पाइप हो, अगर हम उसको आगे से थोड़ा सा थंब लगा के ना, अंगूठा अपना लगा के आगे उसका थोड़ा सा एरिया आगे से बंद कर दे, तो जो पानी निकलता है यहाँ से वो स्लो निकलता है फास्ट निकलता है बेटा, बोल के बता सकते हैं? फास्ट। है ना। तो जहाँ पे ना एरिया कम होता है ना, वहां पे लिक्विड का फ्लो बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रीमलाइंस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट, जो स्ट्रीमलाइंस है ना वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी स्ट्रीमलाइंस। तो स्ट्रीमलाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट, तो आपने लिखना है कि अगर स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट कर जाती है, मान लो
अगर दो स्ट्रीम लाइन जो है इंटरसेक्ट कर गई, लेट से एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक इधर को थी, ऐसे दो स्ट्रीम लाइंस हैं, तो बेटा उस केस में टेंजेंट दो नहीं हो जाएंगे? देखो जरा, इसका टेंजेंट जो ऊपर वाली उसका इधर को पॉइंट करेगा, नीचे वाली का टेंजेंट जो है वो इधर को आ जाएगा, फिर तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी हो जाएंगी। वो तो पॉसिबल ही ना है। एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक ही होगी, एक ही स्पीड होगी, एक डायरेक्शन होगी उसकी। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास दो दो डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी बन जाएंगी सेम पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो स्ट्रीम लाइंस है ना वो इंटरसेक्ट नहीं करती बेटा। तो आप क्या करना है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, जब ये आप लिखोगे तो इसके साथ ना ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, फिर ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर देंगे, ये वाला ना, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। चलो अब एक बार नोट डाउन करेंगे। और ये आपके सामने जो नीचे की तरफ फोटो आ रही है ना बेटा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की है, देखो कितना परफेक्ट फ्लो है, कोई पानी इधर उधर नहीं जा रहा, पानी एग्जैक्टली सही शेप में है। देखो बेटा, एग्जैक्टली एक जैसे एक सिलेंडर को हमने मोड़ लिया हो ना, इस तरह से पानी आ रहा है। ये फ्लो है स्ट्रीमलाइन, ऑर्डरली फ्लो। चलिए अब जरा नोट डाउन करिए। सेकेंड कैटेगरी इज लेमिनर फ्लो। ये जो फ्लो है ये वाइड एरियाज में होता है। वाइड एरिया मींस जैसे रिवर्स होंगे उसमें, और जो फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है ना, वो पैरेलल शीट्स की फॉर्म में, लेमिना का मीनिंग समझते हैं ना, लेमिना मींस शीट। तो लिक्विड जो है वो शीट्स की फॉर्म में फ्लो करता है। तो अगर इसको मैं बात करूं कि ये रिवर की है बॉटम मोस्ट लेयर, सबसे नीचे का लेयर, यहाँ पे स्पीड बेटा सबसे कम होती है लिक्विड की। लेट अस से यहाँ पे वेलोसिटी थी v1, और थोड़ी सी ऊपर जो लेयर चल रही है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा, और जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हाईएस्ट स्पीड पे होती है। तो v4 इज लार्जेस्ट, ग्रेटर देन v3, ग्रेटर देन v2, एंड लीस्ट इज v1। और अगर मैं बिल्कुल जो सरफेस के साथ साथ लेयर है ना उसकी बात करूं बेटा, उसकी वेलोसिटी जीरो भी होती है। जो बॉटम पे बिल्कुल रिवर बेड पे लेयर जो है ना, उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। जो जैसे से ऊपर को आते हैं स्पीड बढ़ती रहती है। इस तरह के फ्लो को बोलना है लेमिनर फ्लो। तो नंबर वन, ये ब्रॉड एरियाज में होगा जैसे कि रिवर्स में। लिक्विड का जो फ्लो है वो पैरेलल शीट्स की फॉर्म में, लेमिनस की फॉर्म में होगा। और वेलोसिटी जो इन शीट्स की है वो बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ती चली जाती है। सो मैं ये वो रिवर्स की बात कर रहा हूं जिनकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती फ्लो के टाइम ना, जैसे ये पानी चल रहा है। और अगर मान लो आप यहाँ पे घूमने आए, इधर खड़े हैं, तो आपको रिवर का साउंड नहीं सुनेगा बेटा। अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे ना, रिवर की कोई आवाज नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप जाओ जो अपना इधर एक कुल्लू मनाली वाली साइड पे जाएंगे, तो एक मणिकर्ण आता है बेटा गुरुद्वारा, वहां पे फ्लो लेमिनर नहीं है बेटा, बहुत छोटा सा एरिया है जिसमें से रिवर ने फ्लो करना है, और रास्ते में बहुत सारे स्टोन्स भी हैं। तो वहां तो जो लोग रात को रहते हैं वो कहते मुझे नींद ही नहीं आई क्योंकि इतनी आवाज थी रिवर की। ये फ्लो लेमिनर नहीं है। लेमिनर फ्लो की कोई साउंड नहीं आएगी। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, जितना नीचे को जाएंगे स्पीड कम, फिर स्पीड और कम। इस तरह के फ्लो को बोलते हैं लेमिनर फ्लो। चलो एक बार जरा पॉइंट सारे नोट करो। टर्बुलेंट फ्लो को बेस्ट डिफाइन करने के लिए, मॉर्निंग टाइम जब बच्चे जाते हैं ना ग्राउंड में, तो वो एक लाइन में चलते हैं, दैट इज लाइक स्ट्रीम लाइन ऑर्डरली फ्लो। और जब छुट्टी होती है ना बेटा, कोई भी किधर को भागता है, जिसका जिधर को घर है, जिधर गेट मिल गया,
उधर को भाग रहा होता है। कोई कोई ऐसा भी है, बाकी बच्चे इधर को जा रहे होते हैं, कहता मेरी तो बुक अंदर जाएगी, वो वापस जा रहा होता है ऐसे। तो ये जो इस तरह का फ्लो है ना रैंडमली, इसको बेटा बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। इसमें आवाजें भी आएंगी, साउंड्स भी आएंगी। ठीक है, अगर आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, आपका जो टैप होता है ना, वॉशरूम वाला, किचन वाला, उस टैप को ना आप धीरे धीरे खोलना शुरू करो, स्लोली बढ़ाना शुरू करो उसके स्पीड को। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब पानी एग्जैक्टली ऐसे फ्लो हो रहा होता है, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई आवाज नहीं, कोई बबल नहीं होते, बिल्कुल साउंडलेस फ्लो करता है। और अगर इसी टैप को आप थोड़ा ज्यादा खोल दो तो काफी बेटा शू शा की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, और पता नहीं पानी कैसे कैसे चलता है। तो हो गया वो टर्बुलेंट फ्लो। जब तक क्रिस्टल क्लियर पानी आ रहा था, बिल्कुल वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, यहाँ पे कोई बबल नहीं, बिल्कुल जैसे ग्लास होता है ना, कांच का, ठीक है, मतलब क्रिस्टल क्लियर दिखता है बेटा, उस टाइम जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। चलिए अब जरा नोट डाउन करेंगे इसको भी। तो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो डिसऑर्डरली फ्लो है, जिसमें साथ में कुछ साउंड्स, गशिंग साउंड्स भी आएंगी। So now we are in a position to describe the main concept of today's lecture, विस्कोसिटी क्या है। और शुरू में जैसे मैंने बात की, वाटर इजीली बाहर आता है, ओलिव ऑयल या फिर और कोई आपका रिफाइंड ऑयल जो है वो थोड़ा सा स्लो बाहर आता है, और हनी का एग्जांपल था बिगनिंग में, वो बहुत ही स्लो बाहर आता है। इन सभी के पीछे है बेटा इनकी विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है कि दो लिक्विड की जो लेयर्स हैं, लेमिनास हैं, शीट्स हैं, उनकी वेलोसिटी मैंने आपको बोला कि डिफरेंट है ना, ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी बढ़ती रहती है। अगर यहाँ वेलोसिटी v है और इस लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है इससे, डेल्टा v से, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है अगर डेल्टा x, तो विस्कोसिटी जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि ये चाहती है कि ये दोनों लेयर्स ना सेम स्पीड से चले, ना कि अलग अलग स्पीड से। तो जैसे फ्रिक्शन दोनों तरफ को लगती है, मैंने आपको एक ग्लास वाला एग्जांपल बताया था। ग्लास को रखा था हमने एक पेपर के पीस के ऊपर, है ना, पेपर को हमने सडनली पुल किया, तो ग्लास भी थोड़ा सा आगे आता है, तो ग्लास को आगे खींचता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन पेपर को चलने से रोकता भी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ग्लास के बिना मैं इस पेपर को पुल करूं तो खींचना आसान होगा, जब ऊपर ग्लास रख देते हैं तो खींचना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन पेयर, यहां भी ऐसे ही है। ये जो नीचे की लेयर है, ये ऊपर के लेयर को खींचती है पीछे को, ताकि ये ज्यादा स्पीड से आगे ना निकल जाए। बट जो ऊपर की शीट है वो नीचे वाले लेयर को आगे भी खींचती है। सिंगल फोर्स दुनिया में कोई नहीं है, इट इज ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड की लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ना इंटरनल फोर्स है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में। जो फ्रिक्शन है ना वो तो बाहर से लगती है। ये एक ब्लॉक है, इसको हम एक सरफेस पे चलाना चाहते हैं, पुश करते हैं, तो जब इसको धक्का लगाते हो ना आप, आपने फोर्स लगाया इधर को, इसको जो फ्रिक्शन है ना वो इस नीचे वाले सरफेस ने दी पीछे को, वो एक्सटर्नल फोर्स है। ये लिक्विड के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका ही आपस में फ्रिक्शन है, इसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो शॉर्ट नेम विस्कोसिटी। चलिए अब अगर पूछे कि इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होना चाहिए, तो ये जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है दो लेयर्स के बीच में, वो डिपेंड करती है नंबर वन के दोनों लेयर्स का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है।
क्योंकि ये फोर्स जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन से होती है। ज्यादा एरिया होगा शीट का तो ज्यादा मॉलिक्यूलर कॉन्टेक्ट्स होंगे, मोर एरिया मतलब मोर फोर्स। एंड ये मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर होंगे तो फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स इस सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी ये तो ऑब्वियस है कि जो दोनों लेयर्स है ना, उनके बीच में अगर वेलोसिटी का डिफरेंस हो ही ना, दोनों लेयर सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो फोर्स नहीं लगेगी ये बेटा। ये फोर्स का एक रीजन ये भी है कि दोनों लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है डेल्टा वी, उसके ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेपरेशन जितना लेयर दूर होगा उतना इस लेयर का इस वाली लेयर पे इफेक्ट कम होगा। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑब्वियस है, सारा कुछ हटा के कांस्टेंट भी आएगा। उसी कांस्टेंट को मैंने बताया था जब हमने चैप्टर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड डायमेंशंस मेजरमेंट्स में किया। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये सिंबल है इसको पढ़ते हैं हम ईटा। सिंबल को नाम देना है ईटा, और ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जो नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए आया कि ये जो फोर्स है ना, ये वेलोसिटी के डिफरेंस को अपोज करती है। फोर्स ये चाहती है कि दोनों लेयर्स सेम वेलोसिटी से चले, तो इसके अगेंस्ट है। तो साइन जो है नेगेटिव दैट रिप्रेजेंट्स कि फोर्स जो है ना, वो वेलोसिटी के डिफरेंस को अपोज करती है। चलो अब पहले इधर नोट डाउन करो, फिर इसका डिमेंशन क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब कुछ डेरिवेशंस हैं। उसके पहले हमें ना डिमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है। और जो आगे का ट्रीटमेंट है वो कुछ डेरिवेशंस बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो उसमें हमने डिमेंशन डिस्कस किए। तो विस्कोसिटी की डिमेंशन वैसे पहले हम निकाल चुके हैं। अगर हम इसको री एक्सप्रेस करें रिजल्ट को, फोर्स को ये रहने देंगे, एरिया को उठा के नीचे ले आए, चेंज इन वेलोसिटी या डिफरेंस इन वेलोसिटी को भी नीचे, और सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स को ऊपर। साइन को छोड़ो, पहले साइन का डिमेंशन किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर मुझे विस्कोसिटी के डिमेंशन निकालने हैं तो मुझे इन सभी के डिमेंशन यहाँ पे पुट करने हैं। तो ऊपर की लेयर की वेलोसिटी और नीचे की लेयर की वेलोसिटी का डिफरेंस, वो ऑब्वियस है, वो भी वेलोसिटी होगा ना। जैसे मान लो 10.2 में से इसकी वेलोसिटी में 10 माइनस करूं तो जो 0.2 आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकंड में होगा ना। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी का डिमेंशन वेलोसिटी वाला LT माइनस 1। फोर्स के डिमेंशंस क्या होते हैं? MLT -2। MLT माइनस 2। डेल्टा एक्स दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस के डिमेंशन क्या लिखे? L। और एरिया के डिमेंशन क्या लिखोगे? L स्क्वायर। L स्क्वायर। ऊपर 2 L है, नीचे भी 2 L है, कैंसिल कर दो। ये T पावर ऊपर जाके बन जाएगा +1। T का पावर -2 था ना, उसमें एक और ऐड कर लो, ये वाला। और ये L जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और M आ जाएगा, तो क्या लिखा जाए? ML -1 T -1। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके डिमेंशन। तो ईटा के डिमेंशन निकालने के लिए ईटा को एक साइड में छोड़ दो, बाकी सारा को दूसरे साइड पे ले जाओ। फोर्स, डेल्टा एक्स, एरिया, वेलोसिटी, राइट। 2 L L से L स्क्वायर कैंसिल। और ये जब T पावर -1 ऊपर जाएगा तो यहां जाके ये +1 हो जाएगा। तो -2 में +1 ऐड किया, -1। ये वाला L ऊपर जाएगा -1, एंड M पावर 1 तो आनी है। चलो अब इसका जो यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर करेंगे ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं पॉइस। एक और साइंटिस्ट है पॉइज्यूल्स, उसके नाम पे बेटा नाम रखा हुआ है पॉइस।
और अगर SI यूनिट की बात करें तो वो होना चाहिए ग्राम की जगह किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह मीटर, सेकंड की जगह सेकंड। बट किलोग्राम के अगर मैं ग्राम बना दूं, अगर मुझे 1 kg पर मीटर पर सेकंड को ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना हो या पॉइज में चेंज करना हो, तो किलोग्राम के बेटा ग्राम बनाएंगे तो 1000, मीटर नीचे है पावर -1 है ना, 1 मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो बाय 100, सेकंड का तो चेंज करना नहीं है, वो अभी भी सेकंड है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर आएगा 10। 10 का बेटा जो एब्रीविएशन है वो है डेका। ध्यान से सुनो, डेसी मतलब 10 पावर -1, डेका मतलब 10 पावर +1। तो 10 को हम ना डेका लिख सकते हैं। तो क्या बना यूनिट एसआई सिस्टम में? डेका पॉइस। चलो मैं अभी ना ये जो मैंने अभी इंकिंग कर दी है इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, इरेज नहीं करूंगा, इसको भी नोट डाउन कर लो आप बेटा। एसआई यूनिट डेका पॉइस, सीजीएस यूनिट पॉइस। रीजन मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों। चलिए अब नोट डाउन करेंगे एक बार जरा। सर एक बार सर वो पे निकालना वेस्कोसिटी वाला, विस्कोसिटी वाला, मैंने हाँ। सर नोट नहीं। अच्छा नोट नहीं किया, मैं पीछे ला रहा हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी वो स्पीड लिक्विड की जहां तक फ्लो जो है लिक्विड का जो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है ना। जब इस तरह का फ्लो हो जाएगा, स्पीड को और बढ़ाते रहो, जितनी स्पीड तक फ्लो ऐसा रहेगा ना, उस वेलोसिटी को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। और उससे और तेज अगर स्पीड हो गई तो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट, तो उस वेलोसिटी को बोलना है हमने क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये डिपेंड करती है नंबर 1 जो अपना जो फॉसेट है, टैप है, उसका ये वाला डायामीटर कितना है, एक तो उस पर डिपेंड करता है, दूसरा लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एंड लास्टली उस लिक्विड की विस्कोसिटी कैसी है उस पे भी डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी मतलब वही ईटा जो हमने अभी लिखा था ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस पे डिपेंड करता है। तो आप एक काम करिए, आता है आपको करना, हमें लिखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायामीटर पावर ए, डेंसिटी को रो लिख लेते हैं पावर बी, और विस्कोसिटी के डिमेंशन अभी आपने कर लिया ना पावर सी। तो वो याद हो ना आपको, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लगाया जाता है, वेयर के इज अ डिमेंशनलेस कांस्टेंट। सारे स्टेप्स पुराने ही है यूनिट 1 वाले, और दोनों साइड पे डिमेंशन निकलो और ए बी सी निकालो, आगे अपने आप शुरू हो जाओ, मैं बाद में इसको ओपन करूंगा, पहले अपने आप सॉल्व करो। वेलोसिटी के डिमेंशंस एल टी -1, के इज डिमेंशनलेस 1 लिखेंगे, डायमीटर इज सिंपली अ लेंथ पावर ए, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम ml -3, और विस्कोसिटी के डिमेंशन हमने अभी निकाले ml -1 t -1। अगला स्टेप क्रूशियल है, काफी बच्चे बेटा पूरा नहीं करते, जितने m m m है ना सारे इकट्ठे करने एक जगह, m पावर b, m पावर c, b प्लस c, l पावर 3 जगह है a -3b एंड -c, t एक ही जगह है, पावर के बाहर एक और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे -c। अगला स्टेप है मास का जो यूनिट है ना उसका पावर वो मास से मैच कर दो, लेंथ वाला लेंथ से मैच कर दो, टाइम वाला टाइम से मैच कर दो। तो b प्लस सी इक्वल टू 0, लेफ्ट में मास है ही नहीं, a माइनस बी माइनस सॉरी a -3b - c इक्वल टू 1 एंड -c इक्वल टू -1। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे b निकल आएगा, c और b दोनों पुट कर देना a निकल आएगा। आगे शुरू हो जाओ अपने आप। c का वैल्यू था माइनस माइनस करके 1, यहाँ पे c को 1 पुट करेंगे, 1 को राइट पे ले आओ, b इक्वल टू -1,
बी और सी की वैल्यू डाल दो इक्वेशन 3 में। बी और सी का वैल्यू डाल दो, ए -3 इंटू बी -1 माइनस सी यानी C1। तो इन दोनों टर्म्स को राइट पे ले जाओ, ए का वैल्यू भी आ गया -1। सब्स्टिट्यूट कर दो ए बी सी का वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड यू गेट द आंसर। तो नेगेटिव पावर्स को नीचे ले जाओ बस। ये जो कांस्टेंट है के, इसको आप ना आर से रिप्लेस करो। आर इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। अगर मैं इस इक्वेशन को ना थोड़ा दोबारा लिखूं, देखो जरा, I can write Reynolds number R equal to velocity of the liquid, diameter, density by viscosity। इसमें velocity वगैरह की वैल्यू पुट करोगे। अगर R का वैल्यू 2000 से नीचे नीचे आया तो फ्लो जो है ना पक्का है वो स्ट्रीमलाइंड ही होगा। बट अगर R का वैल्यू जो है वो 3000 से ऊपर चला गया तो फ्लो इज श्योरली टर्बुलेंट। ये R का जो सिग्निफिकेंस है, कई बार आया था 1 मार्क क्वेश्चन, what is significance of R in fluid mechanics। तो आपको यही लिखना है कि R का वैल्यू अगर 2000 से नीचे होगा तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, 3000 से ऊपर चला गया तो फ्लो इज टर्बुलेंट। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि हॉटर लिक्विड्स फ्लो इजीली देन कोल्डर वंस, व्हाई। गर्म होने पे ना बेटा आपने देखा होगा जो अपना हनी है वो समर्स में आराम से निकल आता है, वुड हैव सीन, है ना। और वही हनी सर्दियों में तंग करता है। तो इसका आंसर है जब टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज होता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस। याद रखना बेटा। और भी एग्जांपल बताता हूं अभी इसका। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो लिक्विड्स का इंटरनल फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो फ्लूइड का फ्लो है ना वो फ्लो इजी हो जाएगा। तो विंटर्स में हनी वुड फाइंड डिफिकल्ट टू फ्लो इज डिफिकल्ट। समर्स में फ्लो इज फास्टर। चलिए बस एक क्वेश्चन और नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, why do machine parts get jammed in winters। विंटर्स में जो मशीन पार्ट्स है ना वो जैम क्यों हो जाते हैं। जो स्कूटर का अपना ब्रेक है, स्कूटर का ब्रेक, स्कूटर का एक्सेलरेटर, ये विंटर्स में ना थोड़े घुमाने मुश्किल होते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट? यही क्वेश्चन है अपना। Yes, व्हाई डू मशीन पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर्स। तो यहाँ पे जो हमने लुब्रिकेंट्स यूज किए ना इसके अंदर बेटा, लुब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी भी टेम्परेचर डिक्रीज होने से बढ़ जाएगी, उनका फ्लो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो कंट्रोल्स है ना स्कूटर्स के मशीन के पार्ट्स हैं जहाँ पे ऑयलिंग की होती है, ग्रीस लगाई होती है, वो थोड़े से जैम से हो जाते हैं बेटा विंटर्स में। तो यही रीजन है उसके पीछे भी। आप लिखेंगे व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस, राइट, which makes the machine parts jammed। चलिए that is all in today's lecture। I am closing down। Thank you for joining।